स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, जिसमें आज नंबर है थर्ड यूनिट का, है ना। तो थर्ड यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पहले से ही बोर्ड पे लिख दिया है, जैसा कि प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपको देखने के लिए मिला था जब आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखे थे। अगर नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट भी देख सकते हो। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम आने वाला है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार करिए और इनका एक नोट्स बनाइएगा। जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखिए और उसके आंसर लिखिए। ये जो बगल में स्पेस है यहाँ पे मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगा, राइट साइड आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, है ना। डिफाइन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को डिफाइन यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन के नाम से भी पूछ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाई 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, व्हाट डू यू मीन बाई टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, या व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो कुछ भी पूछेगा तो आपको आंसर क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर, ठीक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आंसर 1, आंसर 1 है ना, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक। अब इसका आंसर आपको क्या लिखना है, देखिए टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल में हीट रिमूव करते हैं। ये एक फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात करता है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, या इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the amount of heat removed, removed from 1 ton of water, from 1 ton of water at 0 degree Celsius to convert it into ice, in 24 hour। यानी इट रिप्रेजेंट्स हीट ट्रांसफर रेट, है ना, इट रिप्रेजेंट्स हीट ट्रांसफर रेट। आप ऐड कर लीजिएगा इसको, इट रिप्रेजेंट्स हीट ट्रांसफर रेट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू होता है, या 1 TR इक्वल टू 3.5 किलोवाट, या फिर किलो जूल पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। व्हाट डू यू मीन बाई टन ऑफ रेफ्रिजरेशन? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इट इनटू आइस, है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर, ठीक। 1 टन इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, या फिर 3.5 किलोवाट आप कह सकते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ VCRC। तो आंसर 2 लिखिएगा, आंसर 2 लिस्ट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन। देखिए ये जो VCRC है, VCRC का मतलब है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ आपको लिखना है। तो मैं डायरेक्ट कंपोनेंट्स के नाम लिख रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो कंप्रेशर होता है, कंडेंसर होता है, कंडेंसर। तीसरा आप लिख दीजिएगा इवेपोरेटर, या पहले आप एक्सपेंशन डिवाइसेस लिख दीजिएगा, एक्सपेंशन डिवाइसेस। और चौथा आप लिख दीजिएगा इसमें इवेपोरेटर, चौथा लिखिएगा इवेपोरेटर, है ना। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं किसके, VCRC के, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के। ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को रफ करूंगा, इसलिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और मैं इसके बाद हम लोग थर्ड आंसर करेंगे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं या इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सभी क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर ऐड करिए अपनी नोट्स में, इसको ज़रूर अपने नोट्स में आप ऐड करिए। आइए अब हम लोग लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। तो आंसर थर्ड है। तो पहले हम लोग इसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर
इसको शॉर्ट में DBT में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को, ठीक है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है? इट इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर बाय ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। बस ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से जो भी हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है ना, जो भी एटमॉस्फेयर में एयर है, हम एयर के टेम्परेचर को जब डायरेक्ट थर्मोमीटर को एयर में लगाते हैं और जो भी रीडिंग आती है उसको मेज़र कर लेते हैं, तो उसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। दूसरा है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। दूसरा क्या है? वेट बल्ब टेम्परेचर है। मैं इसको शॉर्ट में WBT लिख रहा हूँ, WBT, ठीक। it is defined as the temperature of air measured by a thermometer whose bulb is covered with wick, इसी को बोलते हैं वेट क्लॉथ। बस, है ना। जब हम कोई एक स्टैंडर्ड थर्मोमीटर ले लेते हैं और उसकी बल्ब को किसी वेट क्लॉथ से रैप कर देते हैं, है ना, उसमें कोई गीला कपड़ा आप कह सकते हो, वेट क्लॉथ यानी विक को जब इसमें हम लपेट देते हैं, उसके बाद जब हम रीडिंग लेते हैं, उस पर एयर स्ट्राइक करती है तो एयर में मॉइस्चर आ जाता है ना। जब एयर स्ट्राइक करेगी उस समय जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं उसको वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। और वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से हमेशा कम आता है। दोनों के डिफरेंस को वेट बल्ब डिप्रेशन कहते हैं। इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा। द डिफरेंस ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, मैं इसको रफ करता हूँ। और अब हम लोग बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, COP जिसको कहते हैं शॉर्ट में, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को COP भी कहते हैं, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को COP कहते हैं शॉर्ट में, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक। तो इसमें आप लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द एनर्जी इनपुट या वर्क इनपुट या वर्क रिक्वायर्ड, है ना। मतलब हम कितना एनर्जी इनपुट दे रहे हैं डिजायर्ड इफेक्ट लेने के लिए। जैसे अगर आपसे, ये तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, इसमें लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क रिक्वायर्ड या टू द वर्क इनपुट। तो अगर हमारा रेफ्रिजरेटर होगा, तो रेफ्रिजरेटर के केस में जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो क्या है? हीट रिमूव्ड। यहाँ पे हम हीट को रिमूव करते हैं, तो हीट रिमूव्ड टू द वर्क इनपुट या फिर वर्क डन या फिर एनर्जी इनपुट। और अगर COP ऑफ हीट पंप की बात की जाए तो वहाँ पे हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है, वहाँ पे हीट ऐड करते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्पेस में, तो हीट एडेड टू द वर्क इनपुट हो जाएगा, वर्क इनपुट। कितना वर्क करना पड़ रहा है हीट ऐड करने के लिए, और रेफ्रिजरेटर में कितना वर्क करना पड़ रहा है हीट को रिमूव करने के लिए, इस तरीके से। तो इसमें जो हीट रिमूव्ड होता है Q2 होता है, तो Q2/W, और यहाँ पे हो जाता है Q1/W, है ना। रेफ्रिजरेटर के केस में ये हो जाता है Q2/W और इसमें हो जाता है Q1/W। तो इसको भी नोट कर लीजिए और मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हम लोग लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये आंसर था आपका COP जो था, ये आंसर नंबर 4 था।
अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है डिफाइन रेफ्रिजरेशन, है ना, डिफाइन रेफ्रिजरेशन। अब इसका आंसर आपको बताते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसे नोट जरूर करिए, आंसर्स को कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आप बना लीजिए, एग्जाम से पहले एक बार तैयार कर लीजिएगा, तो आपके पास नोट्स रहेंगे तो वहाँ से आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डिफाइन रेफ्रिजरेशन, अब हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेशन की। आंसर नंबर 5 रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन, है ना। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है? रेफ्रिजरेशन बेसिकली हम किसी पर्टिकुलर स्पेस से हीट रिमूव करते हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ maintaining lower temperature, it is a process of maintaining lower temperature of a confined space as compared to surrounding, यानी सराउंडिंग के कंपेयर में एक किसी पर्टिकुलर स्पेस का टेम्परेचर कम रखना है। इट मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग, इसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। ये एक प्रोसेस है, एक तरह का एक कूलिंग प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मैं फिर से इसको रफ कर रहा हूँ, आंसर नंबर 5 को रफ करके हम लोग फिर आंसर नंबर 6 करते हैं, है ना। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, जिससे वीडियो जल्दी ही कंप्लीट हो, आपको ज़्यादा समय ना देखना पड़े और आपका आंसर भी हो जाए, इसी पर्पज़ से। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। तो आंसर नंबर 6 हेडिंग डाल देता हूँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है, रिलेटिव टर्म यूज हो रहा है, मतलब इसमें जो भी रेशियो होगा दोनों ह्यूमिडिटी का ही रेशियो है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात कर लें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो इसमें लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ water vapor, it is defined as the ratio of mass of water vapor in moist air, या आप रूम एयर भी कह सकते हो, to the mass of water vapor when air is saturated, मतलब ये हुआ कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में और मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर उस एयर में आ सकता है, दैट कैन बी होल्ड बाय एयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड बाय एयर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट टू द मैक्सिमम अमाउंट। मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर हम शॉर्ट में लिख दें RH, है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर टू द मैक्सिमम वाटर वेपर दैट कैन बी होल्ड, है ना। मतलब मास ऑफ वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है और कितना मास ऑफ वाटर वेपर मैक्सिमम वो एयर होल्ड कर सकती है, तो उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर इन मॉइस्ट एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर व्हेन एयर इज सैचुरेटेड। तो आप इस प्लेस पे लिख सकते हो सैचुरेटेड एयर, ठीक। इसको रफ कर रहा हूँ। अभी इसी में एक और है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, अब ये आपको बताता हूँ, ये भी आंसर नंबर 6 का ही पार्ट है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी,
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ना। तो नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ना। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, इसको देख लीजिए है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, mass of water vapor present in unit mass of dry air है ना। ये होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। मतलब आप कह सकते हो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर है ना, टू द या यूनिट मास ऑफ, हाँ यूनिट इसमें ऐड कर दो, ये वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। इसको भी जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, या मैं इसको इसी के नीचे लिख देता हूँ आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 7 मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आंसर नंबर 7 है व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड, द अमाउंट ऑफ हीट removed, the amount of heat removed from a system या confined space to the surrounding, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एक तरह का कह सकते हो कि उस रेफ्रिजरेंट की कैपेसिटी है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट वो रिमूव कर सकता है किसी पर्टिकुलर सिस्टम से, है ना। तो अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम अ कन्फाइंड स्पेस टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड व्हाट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, है ना। इज कॉल्ड, ऐड कर दो इसको क्योंकि हेडिंग नहीं डाला है, तो इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। बस इतना आपको लिख देना है। अब मैं इसको रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि बोर्ड के सामने ना आऊँ, जिससे चीज़ें आपको दिखती रहें, क्वेश्चन भी आपको दिखता रहे और उसका आंसर भी दिखता रहे। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना। तो इन सब क्वेश्चंस को मैं हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चंस आपके लिए करा रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को भी रफ कर देता हूँ। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को मैं शॉर्ट में डीपीटी लिख रहा हूँ, डीपीटी, ठीक है। इसका आंसर लिखिएगा द टेम्परेचर at which air becomes saturated, सैचुरेटेड का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जब वो गेन कर ले, है ना। जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर गेन कर लेता है तो उसको सैचुरेटेड एयर कहते हैं। मतलब उससे ज़्यादा वाटर अब उस एयर में नहीं आ सकती है। अब इसके बाद ड्यू फॉर्म हो जाएगी, है ना। जो भी एटमॉस्फेरिक वाटर है, वाटर वेपर है, वो कंडेंसेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है, यानी फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ड्यू फॉर्म होने लगता है जिस टेम्परेचर पे। मतलब हम एयर को इतना कूल कर दें कि फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ड्यू फॉर्म हो जाए, वही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। तो द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम्स सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, एयर बिकम्स सैचुरेटेड विद water vapor and air can hold no any more water, and air cannot hold any more
water. Air cannot hold any more water. At this temperature, first drop of dew is formed. अगर आपको ये पूरा नहीं याद है तो आप इतना लिख लीजिएगा, द टेम्परेचर एट विच एयर मस्ट बी कूल्ड सो दैट फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ड्यू इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. इसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन नेचुरल रेफ्रिजरेशन. आंसर नंबर 9 ये आपके लिए नया होगा, नेचुरल रेफ्रिजरेशन. ये मैं रफ कर रहा हूँ और आंसर नंबर 9 लेता हूँ इसके तुरंत बाद. वीडियो को छोटा ही रखना है, कोशिश यही है. वैसे मेरी आदत है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने की, लेकिन अब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो इसको शॉर्ट में ही रखना है ना. तो नेचुरल रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं आंसर नंबर 9 में. नेचुरल रेफ्रिजरेशन. नेचुरल रेफ्रिजरेशन क्या होता है हम लोग बात कर रहे हैं इस समय, ये नेचुरल रेफ्रिजरेशन की. ठीक है, तो नेचुरल रेफ्रिजरेशन देखिए, नेचुरल रेफ्रिजरेशन का मतलब है कि उसमें किसी कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर और एक्सपेंशन डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है. नेचुरली हम आइस को मेल्ट करके कूल कर दें, है ना, तो भी आपका रेफ्रिजरेशन हो जाएगा. सब्लिमेशन कर दें, इवेपोरेशन कर दें, है ना, नेचुरली, तो वो सब नेचुरल रेफ्रिजरेशन आएगा. इसमें किसी भी कंप्रेसर, कंडेंसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो लिख सकते हो इट कैन बी डन बाय, है ना, इट कैन बी डन बाय मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, हम सॉलिड को मेल्ट करा के नेचुरल रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं. सेकेंड आप कह सकते हो सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, है ना, सब्लिमेशन प्रोसेस, ये भी नेचुरल रेफ्रिजरेशन है. आप लोग कमेंट करिएगा कि व्हाट डू मीन बाय सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है, आप ये कमेंट करिएगा अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तब. थर्ड आप लिख सकते हो कि इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, हम किसी भी लिक्विड का इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, है ना. इट कैन बी डन बाय मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, एंड it does not required कंप्रेशर. जैसा कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन में आप जानते हो कंप्रेशर, कंडेंसर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है. इसमें कोई ज़रूरत नहीं है. कंप्रेशर, कंडेंसर, इवेपोरेटर एंड एक्सपेंशन डिवाइसेस, किसी भी कंपोनेंट्स की, ऐसे किसी कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है नेचुरल रेफ्रिजरेशन में. फिर आता है डिफाइन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, है ना. तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है और हीट पंप क्या होता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आंसर नंबर 10. इसको मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या नोट करिए. अब मैं इसको रफ करता हूँ. हेडिंग भी रफ कर दे रहा हूँ. तो नेक्स्ट है आपका रेफ्रिजरेटर. तो रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है जो सराउंडिंग के कंपेयर में पर्टिकुलर स्पेस को लोअर टेम्परेचर पे रखने का काम करता है ना. इट इज़ अ डिवाइस which maintains a lower temperature, of a confined space as compared to सराउंडिंग, है ना. ये एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है. रेफ्रिजरेटर जो होता है ये क्या करता है, एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है.
इसके बाद आपका आता है हीट पंप, ये हीट पंप, ठीक। तो नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ हीट पंप। हीट पंप, ये भी हीट पंप भी साइक्लिक प्रोसेस में ही वर्क करते हैं, है ना। कंटिन्यूसली अगर आपको लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है तो रेफ्रिजरेटर को एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करना पड़ेगा। हीट पंप आल्सो वर्क्स ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस। और बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, इट इज़ डिवाइस which maintains higher temperature, of space as compared to सराउंडिंग। दोनों में आप ऐड कर दीजिएगा कि इट वर्क्स ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें भी आप ऐड कर दीजिएगा इट वर्क्स ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस, रेफ्रिजरेटर में भी। तो इस तरह से ये 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे यूनिट 3 के, जो कि 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आप इनको तैयार करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन और इनके आंसर्स आपके काम आएंगे और आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू।